प्रिय बालकों, आज हम आपके हिंदी में व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ हिंदी वर्णमाला। निकाल लीजिए, अपना किताब खोल लीजिए। इसमें हिंदी वर्णमाला। तो हम क्या करते हैं? बोल करके, पढ़ करके, लिख करके अपनी बात जो है दूसरों को समझाते हैं। तो बालकों, हर किसी को अपनी बात समझाने के लिए कुछ ना कुछ संकेत करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, लिखना पड़ता है। यदि हम बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे एक दूसरे को अपनी बात समझा पाएंगे? तो बच्चों, हम क्या हैं? एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारा समाज में संबंध होता है। हम क्या करते हैं? बोल करके, लिख करके, पढ़ करके अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं। अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात को हम सुनते हैं। तो विचारों का जो ये आदान प्रदान है, ये होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। तो यदि भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात दूसरों को कैसे बताएंगे और ना ही दूसरों की बात समझ पाएंगे। तो हम भाषा के माध्यम से ही अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की सुन लेते हैं। यदि यह भाषा ना होती तो हमारा कार्य करना, रहना समाज में बहुत कठिन हो जाता। एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाते? किसके द्वारा बनाते हैं? हम भाषा के द्वारा। तो भाषा हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। तो बच्चों, हम बताएं भाषा की परिभाषा आपको। भाषा की परिभाषा अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अर्थात विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब होता है विचारों को लेना और देना ही भाषा होता है। भाषा कई प्रकार की होती है। भाषा जैसे लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, लिखित भाषा वो होती है, पहले मौखिक पढ़ लें। मौखिक भाषा वो होती है जो बोल करके प्रकट की जाती है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो ये है हमारी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो मुख से बोली जाती है वो होती है मौखिक भाषा। दूसरी भाषा आती है बच्चों हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होती है कौन सी? जिसको हम लिख करके प्रकट करते हैं, जैसे पत्र व्यवहार के द्वारा है, लिख करके जो प्रकट की जाती है वो होती है लिखित भाषा। एक भाषा और होती है बच्चों सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जो ना तो हम लिखते हैं और ना बोलते हैं, बल्कि हम संकेत के माध्यम से अपनी बात को समझाते हैं। वो होती है सांकेतिक भाषा। तो ये समझ में आ गई बच्चों भाषा आपको? तो भाषा किस में बोली जाती? वर्ण। अब हम पढ़ेंगे वर्ण। देखिए, जब हम भाषा बोलते हैं, है ना, बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, अनेक प्रकार की आवाज़ निकलती हैं। उन ध्वनियों की सबसे छोटी ध्वनि ही वर्ण होती है। वर्ण क्या है? ध्वनि जो हम बोलते हैं और उसकी सबसे छोटी ध्वनि ही वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी वह इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या? ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो होती है हमारी वर्ण। अर्थात परिभाषा देखें, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े करने संभव ना हो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे जय प्रकाश शब्द में अनेक मूल ध्वनियाँ हैं। जैसे इसको हम छोटा कर लें, जैसे जय,
जय 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 के बाद किसकी आवाज़ आ रही है, ध्वनि किसकी आ रही है, आ। तो जय प्लस आ। फिर आता है हमारा या के बाद भी फिर या को अलग से बोल के देखें तो ध्वनि आती है ए प्लस प प्लस र प्लस क प्लस आ। तो ये हो गया जय प्रकाश, जय प्रकाश और एम करके जय प्रकाश। इस प्रकार से ये ध्वनियाँ 10 ध्वनियाँ हैं, ये 10 ध्वनियाँ मिलने से एक शब्द बना है हमारा जय प्रकाश। तो ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करने का साधन क्या है, लिपि। लिपि किसे कहते हैं, ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करने के साधन को लिपि कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि का एक लिखित रूप ही लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला आप जब नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले क्या सीखते हो, ए आ ई ऊ, है ना, ये अक्षर पढ़ते हो ना। फिर वो आवाज़ आती है कै ख ग घ। ये एक वर्णों की जो एक पेज है ये अलग से ही लिखा हुआ आता है, वो तुम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन किसी को याद है किसी को नहीं है, ये नहीं पता, उसका मैं अब एक बार देख लेते हैं। तो भाषा की ध्वनियों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह है, भाषा की ये जो ध्वनियाँ हैं, जो ये वर्ण हैं, इन वर्णों को एक माला के रूप में पिरोया हुआ है। उनको सबको क्रमशः रख करके क्रम के साथ रखा है, अर्थात उसको एक माला की तरह से पिरोया गया है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के समूह को की उस भाषा को वर्णमाला कहते हैं। हमारी भाषा का नाम हिंदी है। हम प्राय अपने विचारों को हिंदी भाषा में प्रकट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक स्वर हैं और दूसरे व्यंजन। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर वर्ण वो होते हैं जिनको बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो स्वर वर्ण होते हैं, अर्थात जिनको बोलने में कम समय लगता है वो स्वर वर्ण होते हैं। जैसे अब इतना ही याद कर लो बच्चों, जिनको बोलने में हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये मैं दूसरा बाद में बताऊंगी कम अधिकता। तो जैसे स्वर वर्ण कौन कौन से आ जाते हैं, ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। इस प्रकार से ये हमारे कितने वर्ण हैं, 11 वर्ण हैं। दूसरे वर्ण आते हैं हमारे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वो होते हैं जिनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये व्यंजन वर्ण हैं, इनको बोलने में हमें इनकी सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर वर्णों की। इनकी सहायता के बिना अर्थात स्वर वर्णों की सहायता के बिना ये व्यंजन वर्ण बोले ही नहीं जाएंगे। जैसे अपना पहला ये क वर्ग वाली पंक्ति आती है, क ख ग घ ण, क ख ग घ ण। तो इसको देखिए बोल के क ख ग घ ण। बाद में किसकी ध्वनि निकल रही है, ए की, आ की आवाज़ आ रही है ना बाद में, इसलिए ये व्यंजन वर्ण है, क्योंकि इन स्वर वर्णों की सहायता के बिना ये व्यंजन वर्ण बोले ही नहीं जाएंगे। च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स है। तो आप बोल करके देख रहे हैं, इनके सबके बीच में स्वर की ध्वनि निकल रही है। तो ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं। अब इसमें आप देखोगे कि ये अलग नाम क्यों दे रखे हैं। ये क वर्ग है, इसमें क ख ग घ ण 5 वर्ण हैं। च वर्ग है, इसमें च छ ज झ है, इसमें 5 वर्ण हैं। पहले वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर ही इनका सबका नाम रखा हुआ है। ये ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग है, त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ हैं ये 4 वर्ण हमारे, य र ल व।
इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। एक है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में भी 4 वर्ण हैं, श, श, स और है। इन्हें कहते हैं ऊष्म। इस प्रकार से हमारे कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 33। कितनी होती है? 33। तो कुल वर्ण कितने हो गए हमारे? 11 और व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 33। कुल मिलाकर के हमारे कितने वर्ण हो गए? 44, 44। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्ण है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बता दिया था ये स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। अब इसके विषय में मैं आपको बता देती हूँ, स्वर का परिचय करा देती हूँ आपका, स्वर क्या है। तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ बता भी दिया था कि स्वर वर्ण कौन से होते हैं। स्वर वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। जैसे अभी आपको बताया ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार 11 वर्ण हमारे ये हैं। और स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर में वायु की कहीं भी रुकावट नहीं आती। यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो मुंह में वायु लेने में कोई रुकावट नहीं आती है, एकदम हम सीधे बोल लेते हैं। संख्या में ये 11 होते हैं। वर्णों के उच्चारण करते समय प्रश्वास यानी कंठ से वायु बाहर की ओर निकलना कंठ में स्थित स्वर यंत्र से होकर मुख मार्ग से बाहर निकलता है। बोल के देखिए, जैसे ए, आ, ई, ये तो लग रहा है ना आपको इस तरह से। तो स्वर के उच्चारण करते समय इस वायु का कहीं भी अवरोध नहीं होता, इसमें कोई रुकावट नहीं होता है वायु का। ए, आ आदि स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। अब स्वर के कई भेद हैं, वो आप देखें। स्वर के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण यानी जो हम मुख से उच्चारित करते हैं उसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और तीसरे प्रलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर यानी ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, ऊ, री। कितने हैं ये? 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा आता है हमारा दीर्घ स्वर। ये स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, यानी उससे ज़्यादा समय लगेगा, वो होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब जैसा कि आप समझ रहे हो, दीर्घ माने बड़ा। तो इनको बोलने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, आप देखिए स्वयं ही ए और आ को बोल के देखिए, ए, आ। तो ए की अपेक्षा बोलने में समय अधिक लग रहा है ना आ को बोलने में, तो ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। तीसरा है प्रलुप्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्रलुप्त स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण करने में थोड़ा और अधिक समय लग रहा है, थोड़ा और ज़्यादा है ना, दीर्घ स्वर से भी थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है, ये होते हैं प्रलुप्त स्वर। जैसे ओम बोल के देखें, जैसे ओम, ओम को बोलने में अधिक समय लग रहा है ना। जैसे हे राम, तो हे राम इसको खींचा जा रहा है ना, हे, तो ये हमारे प्रलुप्त स्वर हैं। तीसरा, तो ये हमारे हो गए उच्चारण के आधार पर। अगला आता है हमारा नासिका के आधार पर। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे स्वर के भेद। तो स्वर के हम निम्नलिखित भेद कर सकते हैं। एक तो उच्चारण काल के आधार पर कल आपको बताया था। दूसरा प्रलुप्त, इसमें एक ह्रस्व स्वर आता है, दीर्घ स्वर आता है और तीसरा प्रलुप्त स्वर आता है। फिर आता है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर क्या होता है
नासिका के आधार पर जो शब्द स्वर का वर्गीकरण है वो जैसे अनुनासिक होता है, अनुनासिक, एक होता है निरनुनासिक। अनुनासिक वो होता है जो नाक की सहायता से बोला जाता है, नाक और मुंह से उच्चारित होता है, वो चंद्र बिंदु का उसमें प्रयोग होता है, वो होता है अनुनासिक। जैसे आ ई उ ए आई ओ औ। इसमें जैसे आँख, ईंट, ऊंचा, हूँ, ये होता है अनुनासिक। और दूसरा होता है निरनुनासिक। सामान्य रूप से सभी स्वर मुंह से उच्चारित इधर उधर होते हैं। अगला आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण जैसे हम बोलते हैं और हमारे मुंह से उच्चारण किया जाता है तो मुंह में के भी अलग अलग भाग हैं, कंठ है, गला है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है। तो उनके आधार पर जो स्वर निकलता है वो कौन कौन से वर्ण होते हैं। जैसे कंठ के आधार पर कंठ का उच्चारण स्थान इससे आ। मूर्धा का री, मूर्धा से बोला जाता है। कंठ ओष्ठ से ओ और आउ। तालु से ई और ई। ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है ऊ और ऊ। कंठोष्ठ ओ आउ। कंठ तालु ए आई। अगला आता है और लिरी तथा ये अनुस्वार होता है, उसका प्रयोग हिंदी में नहीं हो रहा है। लिरी की मात्रा का प्रयोग रै में नहीं हो सकता, केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में लिरी का प्रयोग मिलता है। इसको छोड़ दीजिए। ये देखो जीभ के भाग के अनुसार स्वर भेद। जीभ के भाग के अनुसार स्वर भेद है। जीभ का जो स्थान होता है जीभ में, उसके अनुसार भी स्वर भेद है। एक संवृंत है, जीभ का भाग काफ़ी ऊपर उठता है इसमें बोलने के लिए। जीभ का जो भाग है वो काफ़ी ऊपर उठाना पड़ता है, जैसे ऊ, ई। तो दूसरा होता है अर्ध संवृंत, यानी इसमें जीभ का भाग जो है संवृंत से नीचे होता है, थोड़ा उससे कम होता है, जैसे ओ ए। अर्थ विव्रत, जीभ का भाग विव्रत से अधिक उठता है, जैसे ओ ए आई। एक होता है विव्रत, मुख विवर खुला रहता है, इसमें मुंह खुला रहता है पूरा। जैसे बोल के देखें आ, तो मुंह को खोल के देखिए तो इसमें मुंह खुला रहता है, ये होता है विव्रत। अब देखिए स्वर का उच्चारण, स्वर वर्णों का उच्चारण। ए का उच्चारण व्यंजन में आ स्वर मिला हो तो वह व्यंजन का, खा के, आदि के रूप में रहते हैं। जैसे हम बोल के देखेंगे का, खा, गा, तो बेटा इसके बीच में का के बाद किसकी ध्वनि निकल रही है? आ, है ना। जैसे ये है का प्लस आ बराबर का। और यदि व्यंजन में कोई स्वर ना हो तो नीचे हलंत लगा देना चाहिए। जिस तरह से ये है, ये क्या है? का, खा, णा, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, देखो, है ना। तो इसको जल्दी बोल देंगे, का, गा, णा। हिंदी में प्रायः शब्द के अंतिम ए लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है, जैसे राम का उच्चारण राम की तरह होता है। अजब और अजब, यहाँ हलंत नहीं है और यहाँ हलंत है। अजब हलंत का मतलब का उच्चारण करीब करीब मतलब ही होता है। यदि अंतिम ए के पहले दीर्घ या संयुक्त वर्ण हो तो ए पूरा उच्चारित होता है, जैसे सत्य, आत्मीय, संतमीय, अंतिम आ पूरी तरह उच्चारित है। अब देखिए हम आगे देखते हैं व्यंजन। अब ये थोड़ा सा मैं तुमको करके बता दूं। जैसे शैल है, वर्ण का जो भेद है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये शैल है, शैल, तो श, आ, ई और लै मिल करके ये शैल बना है। कौतुक है, जैसे कौ, जो आ की मात्रा आ रही है किस किस को मिलके बनी है? आ, रो को, है ना। ता, उ, का, इस तरह से इसका उच्चारण होगा, ये बोल करके शब्द बनता है। अब हम देखते हैं बच्चों, पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो पहले मैंने आपको पहले भी बताया था व्यंजन क्या होता है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन
जिनको बोलने में हमें स्वरों की अपेक्षा अधिक समय सॉरी बच्चों, जिनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, मैंने बताया था आपको, च, छ, ज, झ, टा, ठा, दा, धन, ता, थ, द, धन, प, फ, ब, भ, मैं। अब इसको बोल करके आप देखिए, इनके बाद में जब हम बोल रहे हैं तो किसकी ध्वनि निकल रही है? स्वर की। तो ये व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन के पढ़ेंगे अब हम यहाँ भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर है पहला भेद, जो अभी मैंने बताया था आपको, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उसके आधार पर किन किन कौन कौन से वर्ण आते हैं कंठ के स्थान पर, यानी का वर्ग के जो पांचों वर्ण आ जाते हैं, का, ख, ग, घ, ण और हा, और क्या आता है? विसर्ग। और स्वर में से आ जाते हैं। तालु भाग में जो हमारे मुंह के तालु भाग से बोले जाते हैं वो च वर्ग की पांचों लाइन, च वर्ग आ जाता है, च, छ, ज, झ, ण पूरे वर्ण, और या और श आ जाते हैं। स्वर में से ई और ई आता है। मूर्धा भाग से, मूर्धा स्थान जो है उसमें टा वर्ग आ जाता है, र और ब। दंत से ता वर्ग, ल और स। ओष्ठ से पा वर्ग और वा। इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान है। अब एक ये तो उच्चारण के स्थान, यानी किस तरह से हम उच्चारण करते हैं उसके स्थान के आधार पर व्यंजन का भेद किया गया है। यह है प्राणत्व के आधार पर भेद। इसमें अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण उच्चारण में अल्प मात्रा में प्राणवायु का उपयोग होता है। अल्प मात्रा में प्राणवायु जो हम वायु लेते हैं वो अल्प मात्रा में यानी कम लेते हैं। वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन सा? वर्ग का तीसरा, प्रथम और पंचम। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आ जाते हैं। इस तरह से 5, 5, 10, 5, 15 वर्ण हो गए। और अंतस्थ आ जाते हैं चारों, जो अभी बताया था आपको। अंतस्थ में कौन कौन से वर्ण हैं? यह लैव वो आ जाते हैं। सभी स्वर आ जाते हैं जो आपने अभी हमने कल परसों पढ़ाए थे आपको, वो स्वर तो तुमने पढ़ी रखे हैं। तो वो स्वर आ जाते हैं किसमें? अल्प प्राण में। अब देखिए महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। महाप्राण में प्राणवायु हमें अधिक मात्रा में भरनी पड़ती है, अधिक मात्रा में प्राणवायु की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण आ जाते हैं 4। तीसरा आता है गूंज, नाद के आधार पर। तीसरा आता है नाद के आधार पर, नाद यानी जो गूंज निकलती है उसके आधार पर। इसमें घोष और आघोष। तो घोष क्या होता है? स्वर तंत्रियाँ झंकृत गूंज होती हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ और हा वर्ण और स्वर इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। आघोष स्वर तंत्रियाँ खुली गूंज नहीं। वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण, वर्ग का कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण। कितना हो गया? 10 श श श और ये आ जाते हैं। अगला भेद है नासिका के आधार पर, यानी नाक के द्वारा जो बोले जाते हैं। उच्चारण के समय मुख तथा नाक दोनों से प्राणवायु अनुस्वार का ही प्रयोग मिलता है, इससे मुंह और नाक दोनों से। वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण और नासिक के व्यंजन के लिए विकल्प से अनुस्वार का भी प्रयोग होता है। अंततः तथा ऊष्म वर्ण के पहले अनुस्वार का अनिवार्य प्रयोग है। जैसे दिनांक, तो इसमें दिनांक ये पांचवा वर्ण आ गया है ना, और इसको हम करके यह दिनांक आ जाएगा सीधा। पंख इस तरह से होगा। व्यंजन का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण। वर्ग का ये पांचवा वर्ण है का शब्द के प्रारंभ में उच्चारण नहीं होता है। इन ये जो वर्ण है दो,
इनका शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले इसका उच्चारण नहीं होता, इससे मिलकर के कोई भी शब्द नहीं बनते, यानी शुरू में नहीं लगता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों में कहीं कहीं सही उच्चारण मिलता है। वाङ्मय, इसमें ये इस तरह से है, वाङ्मय में ण की ध्वनि स्पष्ट हो रही है, इसमें उच्चारण न के समान हो रहा है। ण का प्रारंभ में प्रयोग के उदाहरण नहीं है। ण का प्रारंभ किया जाए उसके भी, ये भी शब्द के, किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं लगता है ण। और ये अंग्रेजी शब्दों में ण का उच्चारण न की तरह मिलता है, जैसे टेंट, फ्रंट। हिंदी में रा का रूप में अमान्य है, ण मान्य है। इनको पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इनको पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना इनको, है ना। जैसे व और बै का उच्चारण, व का उच्चारण दांत और ओठ के संयोग से दंतोष्ठ, और बै का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। सामान्य हिंदी में प्रवृत्ति बै लिखने की ओर है, परंतु व तथा व उच्चारण अंतर समझकर शुद्ध और उचित उच्चारण तथा लेखन आवश्यक है। हम कई बार लिखने में गलती करते हैं ना, व और बै में अंतर नहीं समझ पाते, श में अंतर नहीं समझ पाते, तो ग्रामर हमें यही सिखाती है कि हमें ये बिल्कुल शुद्ध लिखना है। बै को बै बोलते हैं, व को बै बोलते हैं, ये गलत है, ये देख लीजिए, है ना। ढ और ढ का उच्चारण, हिंदी में ढ ढ के नीचे बिंदी लगाने से इनकी रचना होती है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, या तो इनका उपयोग शब्द के या तो फर्स्ट में होगा या फिर अंत में, यानी मध्य में होगा या अंत में, शुरू नहीं होते हैं इससे, इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है ढ से और ढ से। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है, जैसे बोल के देखो ढ ढ, तो झटके से जीभ ऊपर की ओर उठती है। इन्हें उक्षिप्त वर्ण भी कहते हैं, जैसे पकड़, पकड़, पढ़ाई। तो इसमें क्या है, जीभ ऊपर उठती है झटके से। ड ढ वर्णों का उच्चारण शब्द के आरंभ में द्वित्व के रूप में ह्रस्व के बाद अनुनासिक व्यंजन के सहयोग से होता है। ये उदाहरण है इसमें, शब्द के आरंभ में जैसे डाक, डमरू, ढोल, ढक्कन, डल, द्वित्व में गड्ढा, और यानी बीच में तो यहाँ आया हुआ है, यहाँ शुरू में। अब देखिए श श स, ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं, इन्हें बोलने से सांस में ऊष्मा आती है, ये संघर्षी व्यंजन है। श के उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करती है, श के उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करती है, यानी छूती है। श में जीभ मूर्धा को, स के उच्चारण में जीभ दांतों की जड़ की ओर रहती है। हिंदी में अब श का उच्चारण श की तरह से हो रहा है, श उच्चारण में लुप्त हो गया लेखन में है। संस्कृत तत्सम में श का प्रयोग उच्चारण तथा लेखन में मिलता है, जैसे निष्ठा, विष, विषम, पाषाण। अगला वर्ण है सत्रित्र। इसमें ये कौन से हैं वर्ण हमारे, संयुक्ताक्षर। संयुक्त का मतलब होता है मिले हुए। तो क, ये जो क्षत्रिय वाला तुम श पढ़ते हो, श, ये किस किस को मिलकर बना है, क, श और आ को, परंतु परीक्षा में उच्चारण इसका कक्षा की तरह करते हैं। कक्षा वाला सब बोल देते, कक्षा की तरह, क, श और ए की तरह करते हैं, मिलकर के बन गया कक्ष, क स। परीक्षा में क श आ, त र, यानी
परीक्षा में जो आएगा वो का शा आ, कक्षा। त्र में तैर आ, त्र। त्रै गे मिल करके क्या बना है? त्रै और गे किस किस को मिलकर बना है? जय, न और ए को। परंतु आजकल इसका उच्चारण गे की तरह हो रहा है। गे तथा गे के उच्चारण में किंचित अंतर है। किंचित मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है। 11 ज्ञान के उच्चारण इनका उच्चारण भेद समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये चार्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ये आपके सामने चार्ट है बच्चों, इसमें ध्वनि के हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं उसके वर्गीकरण का चार्ट है। अब आप ढूंढेंगे तालु वाला कौन सा है, मूर्धा वाला कौन से वर्ण है, तो इस चार्ट की सहायता से आपको याद करने में मदद मिलेगी। ये किस तरह पढ़ा जाएगा? देखो, इसमें ये स्पर्श व्यंजन है, पहले इसके 2 कॉलम कर रखे हैं। ये स्पर्श व्यंजन है और ये अंतस्थ व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ स्वर ये कौन कौन से हैं? तो इसमें जो हमारे बोले जाते हैं कंठ के द्वारा, कंठ का जो उच्चारण स्थान हमारा है कौन कौन से वर्णों का है? कै, ख, ग, घ, यानी का वर्ग आ गया। अरे का वर्ग की पूरा, और का वर्ग के बाद में अघोष में है आ गया है, और उसके बाद क्या आया है? ई है आ, और ये आ गया है। इसमें ये क्या अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है, ग महाप्राण है, और ये ड़ अल्प प्राण है। ये घोष है और ये इधर अघोष है। इसमें भी स्वर में भी दे रखे हैं, अंतस्थ स्वर है ये ऊष्म है, और ये अंतस्थ में कौन कौन से आ गए? ये लैब है, ये सारे इसमें आ गए। ऊष्म में ये आ गए है, श है। इस प्रकार से तुमको इधर से याद करिए कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से हैं, तालु के द्वारा कौन कौन से हैं। तालु के द्वारा जैसे च, छ, ज, झ, ये, श, ई, ए, आई। मूर्धा से बोले जाते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, रि। दंत से ता, था, द, ध, न, ल, श। ओष्ठ की सहायता से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? बोल के देखिए मुंह से, इन वर्णों का सहारा लेकर के बोल के देखिए। ओष्ठ से जैसे फ, 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 यानी हम ओठों के छुए बगैर हम फ को नहीं बोल सकते। वह भी में भी ओठों से ही बोलता है ये। भा बोल कर देखिए, पूरा जो है मुंह बंद हो जाता है एकदम, है ना, भा। तो ये ओष्ठ पूरी तरह से चिपक जाते हैं भय बोलने में और मैं में। वे, ऊ, ओ, औ। इस प्रकार से ये चार्ट आपको याद करना है। और इस पर ये आधारित प्रश्नोत्तर हैं, इनको आप स्वयं करें पढ़ कर के।